एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। कैसे हैं आप सारे बच्चे और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें यूनिट वाइज आपको मिल रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को जैसे ही आप टैप करोगे आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे ही हम टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, इन सभी क्लासेस के जो फ्री हैंड रिटन नोट्स होंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए यूनिट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। यूनिट 1 मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ यूनिट 1 के सभी क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिनके बार बार रिपीट होने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। और ये जितने भी मैं आपको सवाल कराऊंगी ये सारे सवाल आपके एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा। इनके जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स आपको लिखवाऊंगी वो नोट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, दोनों ही हम लोगों को कवर अप करने हैं। उसके अलावा जो आपके एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज के लिए हम लेकर आएंगे आपके लिए एक लाइव सेशन। तो आपका इसलिए ये होगा कि हमारा और आपका इंटरेक्शन काफी अच्छा होगा। तो अब से बेसिकली यही होना है, हमारा जो भी डिस्क्रिप्टिव सेशन होगा जैसे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग का हो गया, ये सभी आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा। एंड जो भी हमारा मल्टीपल चॉइस का रहेगा, सारे एमसीक्यूज हर एक यूनिट के यूनिट वाइज हम लोग करेंगे यूट्यूब पर, वो भी लाइव क्लासेस में। और इसी तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम बूस्टर सीरीज में एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक मिलने वाले हैं। उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कंप्लीट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं देना शॉर्ट आंसर से। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्वेश्चन को जब मैंने अपने बैच में पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि ये सवाल बहुत बार बनता है, बहुत बार, कई बार रिपीटेटिव हो चुका है ये सवाल। क्वेश्चन है हमारे पास में, What are the quantum numbers? Explain their significance. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना है। तो बेटा क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है, क्वांटम नंबर्स पहली बात तो यूज किस लिए किए जाते हैं। अगर कभी भी, मैं तुम्हें सीधी और साफ लैंग्वेज में बताती हूँ, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जानना है, उसकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, तो आप जिनका यूज करोगे वो होते हैं हमारे पास में क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं, जो मैं आपके लिए आंसर लिख रही हूँ एज इट इज नोट डाउन कर लेना अपने एग्जाम में, ट्रस्ट मी काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, दीज आर दोज नंबर्स which are used to determine the exact position and the properties of any electron, है ना। इनको क्या बोला जाता है मैम, इनको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम वन शॉट की तरह ही लेकर चलेंगे, रिवीजन सेशन के तरह ही लेकर चलेंगे। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, पूरा टॉपिक पढ़ लिया होगा, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं नहीं जाने वाली यहाँ पर। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में लेके बैठूंगी तो बेटा एक सवाल ही आधा घंटा ले जाएगा, और यहाँ पे मुझे तुम्हें एक नहीं बहुत सारे सवाल देने और उन बहुत सारे सवाल के आंसर भी देने हैं। तो इसको हम वन शॉट की तरह लेके चलेंगे। अगर आपको डिटेल में कुछ समझना है, डिटेल्ड नोट्स चाहिए या फिर डिटेल्ड में कोई आंसर चाहिए, तो उसके लिए मैंने अपने ऐप पे करवा रखी है सारी चीजें। ऐप पे मैंने पूरी यूनिट करवा रखी है जहां पे मैंने एक एक टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया हुआ है, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया क्वांटम नंबर्स। होते कितने प्रकार के हैं लिखेंगे, दीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। हमारे पास में डिफरेंट तरीके के क्या होने वाले हैं मैम, क्वांटम नंबर्स होने वाले हैं। जैसे पहला क्वांटम नंबर क्या होता है, पहला क्वांटम नंबर होता है मैम हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहला हमारे पास में हो चुका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी गुड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अगला क्वांटम नंबर क्या होने वाला है, अगला क्वांटम नंबर होगा मैम हमारे पास में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो वी विल नोट इट डाउन। नेक्स्ट होगा हमारे पास में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
ओके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है मैम? एजीम्यूथल के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगा दैट वुड बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जल्दी से डाल दीजिए आप नेक्स्ट टाइप का, हमारे पास में है अगला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद चौथा और आखिरी हमारे पास जो क्वांटम नंबर होता है बेटा दैट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने हो गए मैम? इस प्रकार से हमारे पास में 4 अलग अलग क्वांटम नंबर्स हो गए और ये 4 क्वांटम नंबर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन्हीं की डिटेल में स्टडी हमें करनी है। तो अभी इन्हीं को हम डिटेल में समझते हैं कि ये 1 बाय 1 करके बताइए मैम, इन क्वांटम नंबर्स में बेसिकली होता क्या है, व्हाट आर दीज क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? पहली बात तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में बताती है, यानी जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलरली किस शेल में प्रेजेंट है, किस कोश में प्रेजेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। तो आप किसका यूज करोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। तो हम यहां पर लिखेंगे इट डिटरमिन्स द शेल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। शेल को ही हिंदी में हम कोश भी बोलते हैं, तो लिखेंगे द शेल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। क्या रिप्रेजेंट करता है मैम? बेसिकली ये शेल को रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किस सिंबल से किया जाता है मैम? एन से, स्मॉल एन से। तो हम लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे मैम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ना हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर स्मॉल एन, राइट। ये बेसिकली शेल को बताती है, राइट। अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कुछ भी आ रही है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या डिटरमिन करेगी मैम? किसी भी इलेक्ट्रॉन के कोश के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहां पर ये भी लिखेंगे इट इज द मेजर या मेन क्वांटम नंबर through which azimuthal कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड। इसके थ्रू हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, राइट। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये हो गई, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया कुछ कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आगे मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो होगा दैट वुड बी योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और याद रखना मैं शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ अभी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या करता है? जिस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में बताती है कि वो किस शेल में है, एस में है, पी में है, डी में है, सॉरी के एल एम एन किस शेल में है। सिमिलरली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताती है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में है। सब शेल यानी एस, पी, डी और एफ, ये सब शेल हमारे पास होते हैं। तो हम लिखेंगे इट डिटरमिन्स the subshell of any electron। हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के सब शेल के बारे में बेसिकली बताती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, द वैल्यू ऑफ, या फिर पहले ये वाली लाइन लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैम इसको? जब जब हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक ही चीज याद रखना कि जो स्मॉल एल की यानी जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो यहाँ पर आप चीज लिख सकते हो, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस पे डिपेंड करती है मैम? इसकी वैल्यू बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। अब अगर हम देखेंगे कि सब शेल्स होते कितने प्रकार के हैं तो ये भी चीज आप मेंशन कर सकते हो। अगर हम सब शेल्स की यानी अगर हम उपकोश के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये सारे हमारे सब शेल्स होते हैं। और जो एल की वैल्यू होती है वो याद रखिएगा 0 से लेकर n-1 तक की होती है। जहां पर हमारे पास n क्या है मैम? n हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू होगी 0-1, राइट। 0 से लेकर n-1,
इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर n-1 तक की होती है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, राइट। यहाँ से सवाल कई बार बना है, एमसीक्यूज में भी कई बार सवाल बनता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या थी? नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास में थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में, कि जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन ओरिएंटेशन क्या होने वाला है। तो हम लिखेंगे इट इज या इट डिटरमिन्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन. It is represented by MS. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं मैम, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है मैम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही होने वाला है। इसकी जो वैल्यू होगी वो -L से लेकर के +L तक लाई करती है। इसको जरूर से याद रखिएगा, इसकी वैल्यू -L से लेकर के +L तक लाए करेगी। जस्ट डू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया मैम, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम मूव कर लेते हैं अपनी आखिरी क्वांटम नंबर पे, और जो हमारी आखिरी क्वांटम नंबर होगी दैट इज गोइंग टू बी स्पिन क्वांटम नंबर। शॉर्ट में अगर तुम इतना भी लिख के आते हो तो ये मोर देन एनफ होने वाला है आपके लिए। सो नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। 3 या 4 नंबर का ये आपका सवाल आएगा, इतना अच्छे से लिख के आइएगा, दैट इज मोर देन एनफ। हाँ, एक और काम कर लेना, जब जब आपके एग्जाम में आप इसको लिखना, इसके 1-2 एग्जाम्पल जरूर लिखना। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप इनमें एक एक एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आइएगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है? बेसिकली इट डिटरमिन्स द स्पिन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये हमें क्या बताता है मैम, किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, वो हमें कौन बताता है मैम, वो बताती है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार से स्पिन होती है। एक इस हमारे पास स्पिन होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर आपके पास एक s ऑर्बिटल है, s में इलेक्ट्रॉन एक इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से है तो इसको क्या बोला जाता है मैम, ये बेसिकली होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी आपके स्पिन बेसिकली किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और जब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तब स्पिन क्वांटम नंबर यानी s की जो वैल्यू होती है, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी +½ ठीक है। और अगर हम इस तरफ देखेंगे, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, इसको किस तरीके से बनाया हुआ है मैम, नीचे करके इसमें एरो है, यानी इसको बेसिकली डायरेक्शन क्या होगी मैम, इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जब होगा तो आपकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -½ इसको बहुत अच्छे से याद रखना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन है, स्पिन क्वांटम नंबर +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा तुम्हारे पास -½ समझ में आई ये बात। एक और इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी ऑर्बिटल में 2 सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं भरे जा सकते, इसको जरूर अपने दिमाग में बसा लो। एक ऑर्बिटल में 2 सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। जैसे कि ये s ऑर्बिटल था तो दोनों क्लॉकवाइज कभी मत भर के आ जाना, या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं भरना है। अगर एक ऑर्बिटल है तो विद इन एन ऑर्बिटल आप एक क्लॉकवाइज भरोगे, एक एंटी क्लॉकवाइज, कभी 2 सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं रहते हैं। इतनी सारी चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जल्दी से बता दो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई? तो ये सब कुछ हमने बेसिकली क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो जितने भी लॉज और प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एक तुम्हारे पास होगा अफबाउस लॉ, एक होगा हुंड का नियम, है ना, हमारे पास में पाउलीज प्रिंसिपल आता है, बेसिकली ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सारे पढ़ के जाना, क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हिंदी होती है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम। अनिश्चितता मतलब कोई अनसर्टेनिटी होना, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि सर्दी पड़ेगी, यानी ये फिक्स नहीं है, अभी अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 2 चीजें, पोजीशन और मोमेंटम, दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप
दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन करना चाहते हो, पोजीशन का, मोमेंटम का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज बताई थी हाइजेनबर्ग ने, और इन्हीं के नाम पर इसको बोल दिया गया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, it is impossible to determine simultaneously, simultaneously का मतलब होता है एक साथ, यानी लगातार। जल्दी से बताइएगा, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था साइमल्टेनियसली हम क्या नहीं निकाल सकते, जल्दी बताइएगा। मैम, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली बोथ, जल्दी से बता दो। आपने मैम दो चीजें बताई थी, पोजीशन एंड मोमेंटम, तो हम लिखेंगे बोथ द पोजीशन, पोजीशन को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के साथ में, एंड द मोमेंटम, राइट। तो हम मोमेंटम को और पोजीशन को दोनों को कभी भी एक साथ साइमल्टेनियसली और एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, राइट। ये हमारे पास क्या था, अफबाउस प्रिंसिपल था, सॉरी अफबाउस नहीं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। यहाँ पे लिख लीजिए ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को, किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को अगर आप चाहो कि हम एक ही बार में निकाल दें और बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल दें, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसी चीज पे इन्होंने बेसिकली अपना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया था, दैट वाज डेल्टा x डॉट डेल्टा px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये इन्होंने बेसिकली अपने इस रूल की मैथमेटिकल फॉर्म भी दी थी। यहाँ पे डेल्टा x का मतलब है चेंज इन पोजीशन, डेल्टा px का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आपका डेल्टा x का मतलब होता है बेटा चेंज इन पोजीशन, अच्छे से मेंशन करके आइएगा अपने एग्जाम में भी, और डेल्टा px का मतलब होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, है ना। दोनों का एक साथ एक ही समय में अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, नहीं पॉसिबल है। ये हमें हाइजेनबर्ग्स ने बताया था, इसी के नाम पे हम उनको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। अब कई बार एप्लीकेशंस भी पूछ लिए जाते हैं कि हाइजेनबर्ग्स की जो अनिश्चितता का सिद्धांत था, इनके एप्लीकेशंस क्या थे। अगर आ जाते हैं तो आपको एड ऑन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशंस भी समझेंगे कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन से सवाल कई बार बने हुए भी हैं, तो आप इन सवालों को ज्यादा अच्छे से करके जाइएगा। कोई भी रूल पढ़िए, उस रूल को प्रॉपरली कंप्लीट करके जाइए, उसके एप्लीकेशंस को भी अच्छे से करके जाना पड़ेगा हमें, ठीक। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसके क्या क्या एप्लीकेशंस थे। मैम, सबसे पहली चीज तो कि इस इलेक्ट्रॉन के, बस इस प्रिंसिपल के थ्रू जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रिसाइज ऑर्बिटल्स में रहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, due to this principle electron lies within a precise orbital। कहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं मैम, ये बेसिकली प्रिसाइज ऑर्बिटल्स में रहना प्रेफर करते हैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के थ्रू, राइट। बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन लाइज विद इन अ प्रिसाइज ऑर्बिटल, या हम बोल सकते हैं कि विद इन अ फिक्स्ड प्लेस, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। बताइएगा क्या यही चीज यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। दैट मीन्स जो बोहर और बोहर्स मॉडल था इट फेल्स एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था वो बेसिकली आ रहा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस बोहर्स मॉडल इज फेल्ड एंड क्वांटम, बताइएगा जरा, ये बोहर्स मॉडल के अलावा हमारे पास कौन सा नया आया था मैम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक्सेप्टेंस मिलनी यहीं से शुरू हुई थी, तो हम लिखेंगे एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज एक्सेप्टेड। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का क्या किया गया था मैम, उसका एक्सेप्टेंस यहाँ पर किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। नेक्स्ट
एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड एंड ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पीरियड में या फिर ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड क्या क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज दिस आयनाइजेशन एनर्जी। तो सुनिएगा, हमारे पास किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन है। अब एटम के आउटर मोस्ट शेल से, आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगती है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इस चीज को, the ionization energy is the required energy, is the required energy to remove an electron from the outermost shell, from the outermost shell। अच्छा, ये जो हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है इसी को हम वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैलेंस शेल। यानी वैलेंस शेल में से या आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? बहुत बार सवाल बनता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिखिएगा, इट्स यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको बेटा जरूर से अच्छे से हाईलाइट करके आइएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या यूनिट होती है इसकी? मैम इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास में बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको क्या बोलेंगे मैम? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं अलोंग द पीरियड, अगर हम बात कर रहे हैं अलोंग द पीरियड यानी किसी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ध्यान से सुनना, अगर किसी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी ही होगी, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लगातार इंक्रीज होती रहती है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट in any period, on going left to right in any period, ionization energy increases। आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है मैम? जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते जाते हमारे पास क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होने लगता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उस पर क्या इंपैक्ट आएगा मैम? वो भी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज करती जाती है। तो आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हो कि एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, यहाँ से डायरेक्टली बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है मैम? बढ़ती चली जाती है। हालांकि कई एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन वो अभी हमसे नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ पर्टिकुलर ट्रेंड पूछा है तो वो हमने बता दिया। चलो, अलोंग द पीरियड हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अलोंग डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा? अब ये बताइए मैम। देखो बेटा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाते जाते जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज करने लग जाती है। तो वी विल राइट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इन एनी पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ने लग रहा है। साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज होती रहेगी। तो हम सिंपली लिखेंगे बेसिकली डिक्रीज इज ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज,
ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही थी, क्यों, क्योंकि मैम न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा था, जबकि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप गए हमारे पास क्या हुआ, एटॉमिक साइज जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बढ़ रहा है ना, ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं, जैसे पहले हमारे पास थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ रहा है, लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे वो क्या करेगी, डिक्रीज होने लगेगी, राइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सिंपली बोल देंगे कि ये डिक्रीज होगी। एक एग्जांपल भी है इसका मेरे पास, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये हम पीरियड में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है मैम, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, शेल के साथ साथ हमारी एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड हो रहा है मैम, एटॉमिक साइज भी आपका बढ़ रहा है। तो जरा मुझे बताना आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या सीन होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो बेटा डिक्रीज करेगी, यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है मैम, फ्लोरीन की होती है, टॉप मोस्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करेगी मैम, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, गॉट इट। तो ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी और ये हो गया उनके ट्रेंड, डाउन द ग्रुप भी देख लिया, अलोंग द पीरियड भी देख लिया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना मोर देन एनफ है। ओके, राइट द शेप्स ऑफ एसपीडी एंड एफ। अच्छा, एसपीडी और डी के ही बारे में पूछा है, एफ के बारे में नहीं पूछा, ठीक है। हमें शेप्स बतानी है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की क्या क्या शेप्स होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये तीनों के तीनों तुम्हारे सब शेल की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सब शेल्स, है ना बेटा। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे ये सारे मैम, ये सारे के सारे हमारे जो है ना वो सब शेल्स की कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हैं। अब इसमें हम इंडिविजुअली सभी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एस सब शेल के बारे में, तो ये क्या होता है, पहली चीज तो इट इज स्फेरिकल इन नेचर, यानी नेचर में कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, राउंड शेप का होगा। लिखिएगा, इट इज स्फेरिकल इन नेचर, it is spherical in nature, same charge is dispersed all over the nuclei and the nearest orbital। अब इसकी शेप कैसी होती है बहुत ध्यान से देख लेना, ऐसे स्फेरिकल सा हमारे पास में प्रेजेंट होता है। ये पॉजिटिव है तो पूरे में हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिमेन रहेगा। इसको क्या बोलते हैं मैम, ये एस सबशेल हमारे पास आ गया। ये क्या आ गया मैम, ये एस सबशेल आ गया। अब एस सबशेल में एक और इंपॉर्टेंट चीज, कितने बेसिकली ऑर्बिटल होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा इट कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मेंशन कर लो, इट कंटेन्स ओनली वन ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल होगा मैम, केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल यहाँ पे बेसिकली पाया जाता है। तो ये हमने बात कर ली एस सबशेल के बारे में। अब एस के बाद आगे बढ़े, एस के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में, कि मैम थोड़ा बहुत हमें आप पी ऑर्बिटल के बारे में भी बता दो कि भाई ये पी ऑर्बिटल क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर पी ऑर्बिटल, कि भाई ये पी ऑर्बिटल क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये पी ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बेल शेप का होता है, तो हम लिखेंगे it is dumbbell shape having two different charges। इसमें चार्ज कैसे लगे होंगे मैम, इसमें बेसिकली दो अलग अलग चार्जेस लगे होंगे। जो आपका पी ऑर्बिटल होता है ये जीरेड ना होकर के अनजीरेड होता है, तो आप ये भी लिखोगे कि दिस ऑर्बिटल इज जीरेड इन अनजीरेड इन नेचर। ये कैसा होने वाला है मैम, ये बेसिकली अनजीरेड होने वाला है नेचर में, राइट। अच्छा चलो अब हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं मैम, आप डिफरेंट एक्सेस में ड्रॉ कर सकते हो। तो हम ये भी लिखेंगे कि दिस कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट एक्सेस। हम अलग अलग एक्सेस में, जैसे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, इसको ड्रॉ कर सकते हैं इन डिफरेंट एक्सेस में हम ड्रॉ करेंगे। कैसे मैम थोड़ा सा बता दीजिए। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है ना। और इस बार हम सपोज कर लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है।
राइट। फिर से हम सपोज कर लेते हैं कि इस बारी ये हमारे पास में x है, ये हमारे पास y है, राइट। अब हमें अगर x एक्सेस के अलोंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे मैम? x एक्सेस के अलोंग आपको बनाना है, आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या हो गया? p ऑर्बिटल हो गया अलोंग x, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, इसका नाम रख दो px। अगर आपको y एक्सेस के अलोंग बनाना है तो कैसे बनाओगे मैम? हम ऐसे बनाएंगे, y एक्सिस के लॉन्ग हो गया, एक तरफ पॉजिटिव दे दो एक तरफ नेगेटिव चार्ज दे दो, इसका नाम हो गया पी वाई। अगर आपको z एक्सिस के लॉन्ग बनाना है तो कैसे बनाओगे मैम? हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हमने कहाँ बनाया मैम? ये बेसिकली हमने z एक्सिस के लॉन्ग बनाया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो ये हो गए तुम्हारे p ऑर्बिटल, जो हम तीनों अलग अलग इंडिविजुअल एक्सिस में बना सकते हैं। एक p ऑर्बिटल में बेसिकली हमारे पास p के पास में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग, px py pz, 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हम बना सकते हैं, जबकि s में केवल एक ही था, एक गोल स्फेरिकल ही बनता था। यहाँ 3 अलग अलग डायरेक्शन में हमने बना दी है। उसके बाद अब हम डी सबशेल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये हमारा जो डी सबशेल है ये कैसा होता है। तो याद रखिएगा डी सबशेल के बारे में, इट इज अ डबल डम्बवेल शेप। तो हम लिखेंगे इट इज हैविंग अ डबल डम्बवेल शेप। d orbital is जीरेड in nature। ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये नेचर में कैसा होगा? ये बेसिकली मैम नेचर में जीरेड होता है। अभी हमने पी के बारे में बात किया, वो अनजीरेड था, लेकिन हम डी के बारे में बात करेंगे तो ये कैसा आएगा? ये मैम हमारे पास में जीरेड आएगा, क्योंकि इसके आमने सामने के जो चार्जेस होंगे वो सेम होंगे, ऑपोजिट नहीं होंगे। तो हम कैसे बना सकते हैं? बेसिकली हम इनको 5 अलग तरीके से बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे दे कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। कौन कैसे कैसे बना सकते हैं मैम? चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं, हमें ये x एक्सिस दिया है, ये y एक्सिस दिया है। फिर से हम कंसीडर कर लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, फिर से हम कंसीडर कर लेंगे x एक्सिस y एक्सिस। देखो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं dxy, है ना। अगर हमें dxy बनाना है तो क्या करेंगे मैम? एक आपको बेसिकली फिर कैसे बनाना पड़ेगा? एक x की तरफ बनाना पड़ेगा और एक कैसे बनाना पड़ेगा? y की तरफ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है dyz। तो एक काम करते हैं, इसको y माना है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं z। अगर dyz बनाएंगे तो कैसे मैम? फिर एक हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा और एक हमें जो है वो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। एक है dzx, यानी फिर हम इसको y के जगह पे क्या लिखते हैं? y की जगह पर मैम आप इसको लिख दीजिए z। तो हमारा जो ऑर्बिटल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? ध्यान रखना बेटा ये चीजें। फिर हमारा ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है? बस एक्सिस जो है वो अलग अलग करी है। अब अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों में सेम चार्ज। इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सिमिलरली पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैंने इस ट्रिक से बनाए हैं, आप इस ट्रिक से याद रखिएगा। अब ये वाले जो 3 ऑर्बिटल बने हैं, ये तीनों के तीनों तुम्हारे पास क्या होंगे? ये तीनों के तीनों लाई करते हैं बिटवीन द एक्सिस। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये तीनों के तीनों लाई करते हैं बिटवीन द एक्सिस, यानी 2 एक्सिस के बीच में बने हैं। 2 एक्सिस के बीच में बने, ये भी 2 एक्सिस के बीच में बने, ये सारे के सारे बिटवीन द एक्सिस होते हैं। 2 बच रहे हैं मैम अभी, वो जो 2 बच रहे हैं वो पता है कैसे बनेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले एक तरफ हम बनाते हैं, अरे क्रॉस का साइन नहीं बनाना है, एक तरफ हम लिखते हैं x, दूसरी तरफ y, राइट। अब इधर हम क्या करते हैं मैम? इधर एक और बनेगा जिसमें हमने इधर कंसीडर कर लिया z, और ये भी z ही होता है, दोनों z होते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये कुछ तुम्हारा ऐसे बनने वाला है, ठीक है। इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। ये तुम्हारा हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये पता है कैसे बनता है? ये बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा होता है, पहले ऐसे करके फिर इसी में बेसिकली ये दोबारा से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, राइट। ये हमारे पास होता है dz स्क्वायर, और ये दोनों के दोनों पता है किस तरीके के होंगे? ये दोनों तुम्हारे लाई करेंगे ऑन दी एक्सिस। देख सकते हो किसी भी एक्सिस के बीच में नहीं बन रहे, ये एक्सिस पर बन रहे हैं। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सिस पर बन रहे हैं, ना कि एक्सिस के बीच में। तो ये इनकी खास बात यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ऐसे डी ऑर्बिटल होते हैं जो ऑन द एक्सिस होते हैं, और 3 ऐसे डी ऑर्बिटल होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स। आई थिंक इतनी बातें तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
यहाँ पे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा और उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर से बताया जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे मूव ऑन करते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक्सप्लेन शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट के साथ साथ एक्सप्लेन करना है। तो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हेडिंग डाल दो भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक और इंपॉर्टेंट सी चीज ये भी है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से, Z के नीचे सफिक्स में EFF इफेक्टिव का डाल देंगे। तो इस तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेसिकली बनाते हैं। तो द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, हम लिखेंगे द नेट पॉजिटिव चार्ज experienced by the outermost shell electron, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सपीरियंस किया हुआ जो हमारे पास नेट पॉजिटिव चार्ज होता है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको मैम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। अगर इसका फॉर्मूला कोई पूछेगा कि बता दो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव इज इक्वल्स Z माइनस सिग्मा। ठीक, ये हमारे पास क्या होगा मैम, ये बेसिकली हमारे पास में पूरा ENC का यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होने वाला है। दैट इज Z इफेक्टिव इज इक्वल्स Z माइनस सिग्मा। समझ में आया, दिस इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सवाल बन सकता है कि ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये बता दीजिएगा। तो देखो भाई, अब हम जो समझने वाले हैं दैट इज योर शील्डिंग इफेक्ट, कि अब हमारे पास ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप हमें बता दीजिए। तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो मैं तुम्हें समझा देती हूँ थोड़ा सा। लेट अस सपोज हमें क्या दिया हुआ है, लेट अस सपोज हम बेसिकली क्या बना रहे हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं बड़ा सा, इसके अंदर हम एक छोटा सा सर्कल फिर से बनाएंगे। थोड़ा सा इसकी पोजीशन गलत हो गई है, फिर से बनाते हैं। ठीक है, अब एक सर्कल मैं तुम्हें और बना के देती हूँ, पूरा का पूरा न्यूक्लियस समझा दूंगी, बस यहाँ पर अपनी आंखें नजर लगा के रखो, एक एक चीज तुम्हें डिटेल में समझाऊंगी, कुछ भी तुम्हें ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बना रही हूँ न्यूक्लियस। ये तुम्हारा क्या बना हुआ है मैम, ये न्यूक्लियस बना है और ये हमारे पास सारे के सारे शेल्स हैं। अब इन शेल्स में क्या रखा होगा मैम, इन शेल्स में ना डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली, और ये जो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट डिफरेंट ये बेसिकली मूव कर रहे हैं, है ना। अब ये वाला शेल कौन सा है मैम, ये अंदर की तरफ है जो प्लस के जस्ट बाहर है, प्लस का मतलब है न्यूक्लियस। इसके जस्ट बाहर वाला जो तुम्हें शेल दिख रहा है ये इनर शेल होता है। सबसे अंदर की तरफ जो शेल होता है हम उसको क्या बोलेंगे मैम, वो हमारा इनर शेल होता है। ठीक, और जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसका नाम होता है आपका आउटर मोस्ट शेल, या हम इसको वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है या ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। अब मान के चलो कि ये जो तुम्हारा बड़ा सा प्लस बना हुआ है, बड़ा सा न्यूक्लियस, ये कोई बड़े प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई नेता वेता है, कुछ भी, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो रहने देते हैं, कोई नेता है, कोई मिनिस्टर है। अब इस मिनिस्टर के जस्ट पास में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी वो उनसे थोड़े अच्छे रिलेशन है, लेकिन ये अंदर वाला जो थोड़ा बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी चाहता है कि वो मिनिस्टर से रिलेशंस बनाए, थोड़ा बहुत उनके पास उठे बैठे, राइट, ताकि इसकी भी पहुंच हो सके। लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इसको ऐसा करने से रोक रहे हैं, वो इस न्यूक्लियस को यानी इस मिनिस्टर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि नहीं भाई हम हैं, अब इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो जिस तरीके से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, रोकते हैं अंदर रिपल्शन लगाने से, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जो न्यूक्लियस के प्रति शील्ड होने का काम करते हैं, एक शील्डिंग, एक प्रोटेक्शन दिखाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको मैम बोला जाता है हमारे पास में शील्डिंग इफेक्ट। क्या समझ में आई ये चीजें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपेल्स
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारे अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। किस चीज से रिपेल करते हैं? अंदर जाने से, अंदर अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाने से, राइट। इसको क्या करते हैं बेसिकली मैम? इसको बेसिकली शील्डिंग करते हैं एंड रिड्यूस द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, एंड रिड्यूस यानी कम करना, एंड रिड्यूस द अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। और क्या करेंगे मैम? सीधी सी बात है, यहाँ पे न्यूक्लियस से लगने वाला जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको कम कर देने का काम करते हैं। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो हम लिखेंगे दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे मैम? इसको बेसिकली हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट कई बार आपका ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ कंबाइन होके आता है। तो अगर ये कंबाइन होके आता है तो शॉर्ट में इतना मेंशन करके आइएगा, ये डायग्राम बना के ये सारी चीजें मेंशन करके आइएगा। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शील्डिंग पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? ये तुमसे सवाल बन सकता है कि बता दो शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी। याद रखना, s ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर p की, फिर d की, और फिर होती है f की। इसको जरूर ही याद रखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूं, आप भी जब जब एग्जाम में लिखना है इसको हाईलाइट करके आना। सबसे ज्यादा हमारे पास में s की, फिर p की, फिर d की, और फिर f की रहती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे। जो भी हमारे पास लॉन्ग आंसर्स होंगे, देखो उनको ना अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा। हालांकि लिखना हमें शॉर्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करके है, लेकिन लॉन्ग है क्योंकि हमें वहां पे ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो जितना भी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता हो, आपको वो सारी की सारी चीजें लिखना है प्रॉपरली। यहाँ पर तो देखो उतना लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपको मेन मेन चीजें बता दूंगी, मेन मेन हेडिंग्स बता दूंगी, सब सारी चीजें बता दूंगी, लेकिन उसके बारे में जो एक्स्ट्रा लिखना होता है, जो आपको बेसिकली कुछ कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो हम अपने आसपास अपने पास से लिखते हैं कि भाई ये चीज हम अपने पास से एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे, वो आपको खुद से कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम लिमिटेड टाइम में पूरी यूनिट कवर अप कर रहे हैं। तो इतना सा चीजें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन वो तो है ही कि अगर आपको ये चीजें डिटेल में चाहिए तो डिटेल में आपको मिलेगी हमारी ऐप पर। ऐप पर क्लासेस तो कंटिन्यूसली चल ही रही है, वो क्लासेस आप जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको कंप्लीट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इन सभी चीजों की। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो हमारा जो पहला लॉन्ग सवाल है वो ये है कि डिस्कस बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डिराइव ऑल द एक्सप्रेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमें एक्सप्लेन क्या करना है? बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये जो बोहर थ्योरी थी, जिसे हम नील बोर की थ्योरी भी बोल सकते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। यहाँ से जब जब सवाल आया है, हिस्ट्री है बेटा अब तक लॉन्ग ही आया है, तो ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बोहर एक्सप्लेन्ड इट्स थ्योरी एंड गेव मेनी पोस्टुलेट्स। इन्होंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, उन्हीं पोस्टुलेट्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं मैम? उन्हीं पोस्टुलेट्स के आधार पर हम पूरे के पूरे बोहर्स मॉडल को हाइड्रोजन एटम के समझ सकते हैं। तो हम लिखेंगे दीज पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोज, दीज पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोज। ये है हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स। कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं भाई? सारे के सारे पोस्टुलेट्स आपको एकदम अच्छे से लिखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाए कहाँ पे करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने ढंग से समझ ली थी। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, किस ऑर्बिट में घूमते हैं, क्या उनके इलेक्ट्रॉन्स की शेल होता है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेसिकली हर एक शेल में या हर एक ऑर्बिट में हम बोल सकते हैं कि रिवॉल्व करते हैं। उनका जो रिवॉल्वेशन होता है वो हर एक शेल में अलग अलग होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड टाइप ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मैम? जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में बेसिकली रिवॉल्व करेंगे। और इन ऑर्बिट को पता है किस नाम से जानते हैं? इन ऑर्बिट को जानते हैं स्टेशनरी स्टेट के नाम से। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं दैट इज नोन एज
स्टेशनरी स्टेट्स, इसको हम और किस नाम से जानेंगे मैम, इसी को हम स्टेशनरी स्टेट्स के नाम से जान सकते हैं। यानी आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में घूमते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है, जिन शेल में ये रिवॉल्व करते रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको मैम स्टेशनरी स्टेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर सकता है? आपका आंसर आएगा नो, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है वो केवल कुछ ही पर्टिकुलर शेल में होता है। अब कैसे पता चलेगा किस पर्टिकुलर शेल में है? ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बोहर्स थ्योरी का, और वो पॉइंट ये था कि अगर किसी शेल का एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स nh अपॉन 2 पाई आता है, तभी केवल और केवल उसी शेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे, बाकी किसी में भी आपके इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओनली दोज ऑर्बिटल्स, या हम ऑर्बिट्स भी लिख सकते हैं। वी विल सिंपली राइट दैट ओनली दोज ऑर्बिट्स that are allowed where angular momentum, only those orbits are allowed where the angular momentum, where the angular momentum is, हमारे पास angular momentum क्या है मैम, जहां हमारा जो angular momentum है that is mvr is equals nh upon 2 pi। अगर हमारा angular momentum, किसी भी शेल का angular momentum mvr is equals nh upon 2 pi है, तब तो वहां पे वो हो सकता है, तब तो वहां पे वो रिवॉल्व करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो वहां पे फिर उनका रिवॉल्वेशन पर्टिकुलरली नहीं किया जाएगा। जैसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ काइंड ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या रहते हैं मैम, न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास में ना डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के शेल्स पाए जाते हैं, राइट और इन शेल्स में क्या पाया जाता है, ये मैम जो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के शेल्स पाए जा रहे हैं, इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं, राइट इन्हीं शेल्स में क्या होंगे मैम, इन्हीं पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पर्टिकुलर घूमते रहते हैं। अब इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं शेल्स को स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं। क्या हर एक शेल में या हर एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूमता है? नहीं, हर एक सेल में या शेल में या हर एक स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता। ये पर्टिकुलरली जिस डायरेक्शन में या जिस शेल में रिवॉल्व करता है उसका हमारे पास होगा mvr is equals nh upon 2 pi। ये वाला एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। इफ दिस एंगुलर मोमेंटम इज देयर देन इट विल रिवॉल्व, अदरवाइज आपका ये बेसिकली जो है वो रिवॉल्व नहीं करेगा। समझ में आया? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आपका इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, जब तक आपका इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिट में रहता है तब तक ना तो वो एनर्जी को इमिट कर सकता है ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस से सुनो। अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में है, किसी भी एक ऑर्बिट में अगर है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, तब तक ना तो वो एनर्जी का इमिट करेगा ना वो एनर्जी का एब्जॉर्बेंस करेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे दैट थर्ड पोस्टुलेट जो है हमारी, वी कैन सिंपली राइट दैट नो एनर्जी इज इमिटेड और वी कैन से एब्जॉर्ब्ड, राइट सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट नो एनर्जी इज एमिटेड एब्जॉर्ब्ड एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन स्टेज इन सेम ऑर्बिट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन स्टेज इन सेम ऑर्बिट, है ना। ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके थे। जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में रहेगा तब तक हमारे पास में ना तो कोई एनर्जी का लॉस होगा, यानी ना तो कोई एनर्जी इमिट की जाएगी ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। हमारी जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी वो कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का जंप, यानी जब तक एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तब तक तो कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो इससे यहां तक इसका क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। तो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसमें एनर्जी आपकी चेंज होती है, तब आपका एनर्जी जो होगी वो डिफरेंस आनी शुरू होगी। यानी जो मेजर एनर्जी का डिफरेंस है वो कब आता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना शुरू करता है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं simply that energy is measured when electron jumps from one orbit to another, right।
जैसे ही तुम्हारा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, वैसे ही आपकी एनर्जी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। और एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स एच न्यू, ये तुम्हारे पास एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। डेल्टा ई का मतलब क्या है, चेंज इन एनर्जी, यानी पहले एक एनर्जी लेवल जो हमारे, लेट अस सपोज पहले इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, फिर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, तो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस आता है उसको हम डेल्टा ई बोलते हैं। दिस इज द चेंज इन एनर्जी लेवल या डिफरेंस इन एनर्जी, वही डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई होता है। ये इक्वल होता है एच न्यू के, जहां पे एच है हमारे पास में प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, इसके बराबर आपकी चेंज इन एनर्जी आ जाती है। ये तुम्हारे पास में इमिटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी होगी, जो केवल और केवल तब होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है। जब तक ये सेम ऑर्बिट में रहता है तब तक इसकी एनर्जी में ना तो कोई चेंज होंगे, कुछ भी नहीं होगा, बेसिकली एब्जॉर्बेंस भी नहीं, एमिशन भी नहीं। ये आपके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, एंड दीज आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ व्हाट मैम, दीज आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम बारे में बात करते हैं किसके मैम, अब आप बता दीजिए इन्होंने क्या क्या फॉर्मूले डिराइव किए थे। तो हम लिखेंगे द डिराइव्ड फॉर्मूलाज, the derived formulas are as follows। अब हम देखेंगे और बात करेंगे उन फॉर्मूलेस के बारे में जो बोर ने क्या किया था मैम, जिनको डिराइव किया था। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेडियस के बारे में, तो रेडियस के रिगार्डिंग बेसिकली क्या फॉर्मूला बताया था इन्होंने, क्या आप लोग में से कोई भी मुझे बता सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जब रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे लिखा होगा एन, एन मतलब nth स्टेट तक कोई भी अवेलेबल हो सकता है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बताइएगा। What is the formula of the radius? क्या लग रहा है आपको, करेक्ट आंसर क्या आएगा मैम? इसका करेक्ट आंसर आएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z। ये बेसिकली हमारे पास में क्या रहेगा मैम, ये हमारे पास में करेक्ट फॉर्मूला आता है रेडियस का, दैट इज n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z। और अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में तो बेटा क्या हो जाएगा मैम, अगर आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन एटम के बारे में तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा मैम? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपका होता है 1, यानी इसके लिए हम z की वैल्यू कितनी रखेंगे, ऑटोमेटिकली हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर z की जगह पे क्या आ जाएगा मैम, z की जगह पे 1 आ जाएगा। और जब आप 4 की पाई की, अच्छा पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो मैम, 22/7 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 3.14 भी लिख सकते हैं। तो जब हम 4 की पाई की इन सभी चीजों की बेसिकली जब वैल्यू रखेंगे, यानी कि जब हम सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ऑलरेडी पुट ऑन कर चुके होंगे, तो इसका एक नया फॉर्मूला बनता है। क्या बताओगे इसका क्या नया फॉर्मूला बनता है? ये तुम्हारे पास पर्टिकुलरली फॉर्मूला बनेगा जब आप सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दोगे, और ज्यादातर इसी फॉर्मूले के बारे में बात की जाती है। अगर तुमसे न्यूमेरिकल भी कभी पूछा गया होगा तो तुमने बेटा यही फॉर्मूला लगाया होगा। अगर आपसे सवाल आ जाए कि रेडियस निकालो nth ऑर्बिट की, तो हमेशा रेडियस के लिए इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 0.592 n स्क्वायर, राइट। ये वाला आपका अप्रोप्रिएट फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। आई थिंक 592 नहीं 529 होता है, इट विल बी 529, यस 0.529 n स्क्वायर, ठीक है। इसका आप यूज करने वाले हो। और अगर हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन एटम मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई और एटम लूंगी तो उसका एटॉमिक नंबर भी लिखा जाएगा, n स्क्वायर के अपॉन में उसका एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे। बट सिंस हम बोर के मॉडल पे पूरा का पूरा सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सिंपली ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा रेडियस का, दैट इज 0.529 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। और याद रखिएगा ये आपका जो फॉर्मूला डिराइव होता है ये एंगस्ट्रॉम में डिराइव होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेडियस हमारे पास हो गई है, अब हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी की। रेडियस तो मैम आपने निकलवा दी, अब आप बताइए वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे, हाउ वी शुड फाइंड आउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, जल्दी से बता दीजिएगा।
ये वाला फॉर्मूला था किसका, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास में वेलोसिटी का। जब जब तुम्हें हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी निकालनी होगी, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, जहां पे z हमारे पास क्या है मैम, एटॉमिक नंबर है, बाकी 2 एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है विच इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट। ये वाला हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इमीडिएटली क्या आ जाएगा, यहां से इमीडिएटली आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे, वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है तुम्हारे पास थर्ड नंबर पे, दैट इज योर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एनर्जी को पहली बात तो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ई से, कैपिटल ई से, लेकिन सफिक्स में हमें एन भी रखना होगा। तो ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब जब आपको एनर्जी रिप्रेजेंट करनी होगी, आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करोगे, सफिक्स में रखोगे एन। एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, ध्यान से समझिए, एनर्जी का फॉर्मूला होगा ई एन इज इक्वल्स -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का, वेयर ई एन इज इक्वल्स -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जहां पे जेड का मतलब क्या है, सीधी सी बात है मैम, जेड का मतलब है यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर, राइट। जेड का सिंपली हमारे पास में मतलब हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट। यहाँ पे z का मतलब एटॉमिक नंबर हमें पता है, और यहाँ पे 13.6 क्या हो गया, दिस इज अ कांस्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी तुम लोगों ने जरूर पढ़ रखा होगा एनर्जी का फॉर्मूला, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास में हो चुका है। उसके बाद में अगर हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अगर हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, आ जाओ भाई, यस, फोर्थ नंबर पे अगर हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताइएगा जरा मुझे क्या लग रहा है आपको, क्या होनी चाहिए हमारी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम ऐसे फ्रीक्वेंसी तो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने अभी अभी बताया था हमें एनर्जी का एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आपने चेंज एनर्जी के रिगार्डिंग बताया था। क्या बताया था मैंने अभी, मैम अभी अभी आपने बताया था कि डेल्टा ई हो सकता है एच न्यू के बराबर। हाँ बिल्कुल मैंने बताया था। यहाँ पर डेल्टा ई क्या है मैम, डेल्टा ई है हमारे पास चेंज इन एनर्जी लेवल्स, या डिफरेंस इन एनर्जी भी बोल सकते हो तुम। एच हमारे पास में क्या है मैम, एच हमारे पास में सिंपली हो जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि एक प्रकार का कांस्टेंट है। व्हाट इज न्यू, न्यू मैम हमारे पास में है फ्रीक्वेंसी, और आपने ध्यान दिया ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वही तो हमसे डिटरमिन करने को बोला गया है। इसी फ्रीक्वेंसी के बारे में तो यहाँ पे बात हो रही है, इसी फ्रीक्वेंसी को तो हमें बताना है, तो हम इसी को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला मैनिपुलेट करो तुरंत तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा, यही फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो अगर हम फॉर्मूला मैनिपुलेट करेंगे तो न्यू इज इक्वल्स डेल्टा ई अपॉन एच। क्या आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, हो सकता है ये हमारे पास में ये h जो है वो अपॉन में चला जाएगा, ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और ये हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कितना सिंपली हमने निकाल दिया है ना। तो कभी भी तुमसे अगर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाए किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाइएगा कि न्यू इज इक्वल्स डेल्टा ई अपॉन एच, जहां पे डेल्टा ई होता है चेंज इन एनर्जी लेवल्स, एच हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। हमने इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तुरंत हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अगर यहाँ डेल्टा ई निकालना है तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बहुत ईजी, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डन। तो यहाँ पे आपके जितने भी फॉर्मूले बोहर ने डिराइव किए थे वो सारे फॉर्मूले मैं लिख चुकी हूँ। देखो डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सक्सेस ऑफ बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी हमने पढ़ तो इतना ली, मुझे इसके एप्लीकेशंस तो बताइए मैम। हम लोग इतनी देर से जो बोहर्स थ्योरी पढ़ रहे हैं, इनके डेरिवेशंस देख रहे हैं, इनके फॉर्मूले देख रहे हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्यों हमें पढ़नी पड़ रही है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, इसका जवाब मुझे आप लोग दीजिए। आप लोग मुझे बताइए इन एप्लीकेशंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैम अगर हम इनके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताती है, सबसे अच्छी तो यही हमारी एप्लीकेशन हो गई। तो हम लिखेंगे दिस थ्योरी explains about हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसके बारे में इसने बताया मैम, ये पर्टिकुलर जो थ्योरी थी ना हमारी, इसने सबसे पहले हमें बताया है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हुई। उसके बाद में हमारे पास में रेडियाई को, एनर्जी को, इन सबको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकती है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इट ऑल्सो कैलकुलेट द रेडियाई
रेडिया यानी रेडियस एंड एनर्जी करेक्टली। हम बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं मैम, बहुत ही इजीली आप इस बेसिकली इन सभी से के थ्रू आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इन्होंने इतने सारे टर्म्स दिए, इतने सारे हमें फिनोमेना बताए जिसके थ्रू हम कोई भी चीज हाइड्रोजन एटम के बारे में या किसी भी दूसरे एटम के रिगार्डिंग बहुत ईजिली यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। दैट इज योर बेसिकली वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल, वन ऑफ द फेमस एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। उसके बाद में स्पेक्ट्रल सीरीज को भी बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर सकती है। तो ये इसकी एक और बहुत बड़ी बेसिकली एप्लीकेशन है कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स दी स्पेक्ट्रल सीरीज। इसको जरूर हाईलाइट करके आना अपने एग्जाम में कि ये जो हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज होती है उस स्पेक्ट्रल सीरीज को भी ना बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकती है। तो ये तो हमारे पास हो गए हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी, लेकिन स्टिल किसी भी थ्योरी में कितने भी एप्लीकेशन हो कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाते हैं। तो चलो फाइनली हम मूव ऑन करते हैं इनके लिमिटेशंस पे, क्या लिमिटेशंस होंगे। अब हम समझते हैं इनके लिमिटेशंस पे। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशंस होने वाले हैं, अब मैम आप हमें ये बताइए। चलिए अब वन बाय वन हम इनके लिमिटेशंस पे भी डिस्कस करेंगे। क्या लिमिटेशन है, अगर तुम्हारा कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, देखो हाइड्रोजन में तो क्या था, हाइड्रोजन एटम में कुल एक इलेक्ट्रॉन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में बात करें जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो उनके लिए ये थ्योरी फेल हो जाती है, कंप्लीटली फेल्ड है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि दिस थ्योरी फेल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो जितने भी बेटा हमारे पास में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे उसमें क्या होगा मैम, सभी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये वाली पर्टिकुलरली जो आपकी थ्योरी है वो कैसी हो जाएगी, फेल हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास दो इफेक्ट होते हैं, ज़ीमान एंड स्टार, दोनों ही इफेक्ट को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द, बताइए भाई कौन कौन से इफेक्ट ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती है। मैम अभी अभी आपने बताया ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट्स, ज़ीमान एंड स्टार्क इफेक्ट्स, इन दोनों ही थ्योरी बेसिकली इफेक्ट्स को हमारी ये जो थ्योरी है वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये इसमें सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है। पहले तो मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकती, इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में नहीं बता पाया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा वो वेव नेचर वाला होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस तरीके से मूव करते हैं, ऐसे करके एक वेव बनाता हुआ बेसिकली मूव करता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन का, दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब ऐसे वेव नेचर बना के रिप्रेजेंट घूमते हैं। तो इस वेव नेचर के बारे में बोहर ने कुछ नहीं बता पाया, यानी वो इलेक्ट्रॉन के इस वेव नेचर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। तो फिर इस वेव नेचर को बताया किसने, आगे चल के क्वांटम मैकेनिक्स आती है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीजें बहुत क्लियरली बताई गई हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर होता है और वेव नेचर किस तरीके से समझा जाता है। क्वांटम में बहुत डीपली इसको एक्सप्लेन किया गया, जो बेसिकली मॉडर्न मैकेनिक्स के रूप में जानी जाती है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इट does not explain about the wave nature of any electron, है ना। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसके अलावा ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का भी वायलेशन करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वायलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो बहुत बड़ी लिमिटेशंस बोली जाती हैं और ये लिमिटेशंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो अगर ये शॉर्ट में आएगा तो भी इनके एप्लीकेशन और लिमिटेशन तुम्हें लिखने पड़ेंगे, अगर ये लॉन्ग में आता है तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तब भी तुम्हें लिखने ही लिखने हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें याद होनी ही होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके तुम्हें बेसिकली पूरी थ्योरी, पोस्टुलेट आने चाहिए, सारे पोस्टुलेट्स के बाद हमें बेसिकली सारे के सारे वन बाय वन फॉर्मूले आने चाहिए। देन हमारी एप्लीकेशन और इसकी लिमिटेशंस हो जाएंगी।
चलो आगे मूव ऑन करेंगे और अगला सवाल हमारे पास में है, एक्सप्लेन डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डिस्कस देयर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं और उन सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हमें ट्रेंड एक्सप्लेन करने हैं कि पीरियोडिक टेबल में उनके क्या ट्रेंड होते हैं। देखो भाई, ये सवाल अगर आया तो ज्यादातर चांसेस है कि इस सवाल के आने के लॉन्ग में ही, शॉर्ट में आया तो फिर बहुत ही शॉर्ट में आएगा, क्योंकि फिर तो क्या ही बचता है, फिर एक किसी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में आने के बहुत चांसेस हैं, एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि भाई इसका ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, ऐसे सवाल बहुत बनते हैं। तो चलिए फिर हम बात करते हैं वन बाय वन इन सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ना व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन बताइए। मैम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, यानी ये किसी भी प्रकार के सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल न्यूक्लियाई पे बेस्ड नहीं होता, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड आपका एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। मान लो कि मैं बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हूँ, मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मैं हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव हूँ, और मेरे सामने दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, यानी ये देखो दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे सामने बैठे हैं। अब मैं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगी उतनी ज्यादा मेरे अंदर ताकत होगी कि मैं अपने सामने बैठे हुए उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूं, अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर लूं। तो इसी एबिलिटी को और इसी ताकत को बोला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हम सिंपली इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी और एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, shared pair of electrons towards itself। इसको क्या बोला जाता है? that is electronegativity। इसको हम बोलते हैं मैम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। समझ में आया बेटा? तो हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई मैम? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है या जो कैपेबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिखना हो तो भी आप यहाँ पर देख लो बेटा, ये ऑर्डर कई बार पूछा भी जाता है, तो ध्यान से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बहुत ध्यान से हमें समझना है। क्या ऑर्डर रहता है? सुनिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये जो मैंने तुम्हारे सामने पूरी सीरीज लिखी है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसको बहुत ध्यान से याद कर लेना। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है दैट इज योर फ्लोरीन। तुम इनफैक्ट ये भी लिख सकते हो कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर ये जरूर लिखना बेटा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट in the whole periodic table, in the whole periodic table, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो क्या होता है मैम? फ्लोरीन होता है। अब अगर हम फ्लोरीन के ट्रेंड्स के बारे में फ्लोरीन बोल रही हूँ, अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत इजी ट्रेंड है इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जा रहे हैं अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, अगर हम जा रहे हैं अलोंग द पीरियड तब क्या होगा, और अगर हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप तब क्या होगा। इन दोनों ही केसेस में हमें बहुत आसानी से देखना होगा कि भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या सीन होगा। अब देखना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, फिर से सुनो मेरी बात, जैसे जैसे हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे उसका ईएनसी इंक्रीज होगा। ईएनसी इंक्रीज होने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर ऑल बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीजेस। वहीं अगर हम डाउन द ग्रुप जाके देखेंगे तो चीजें उल्टी हो जाएंगी। यानी बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर
बेसिकली क्या होता है उसमें, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर वो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होना शुरू होगी। ये चीज मेंशन करिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट in a along a period electronegativity increases as electron density increases। वही अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप जाने पे तब क्या होगा, तो लिखिए ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप in any electronegativity decreases। हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैम, ये डिक्रीज होना शुरू कर जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में, नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा टर्म आएगा, अगला पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है, दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमें ये बताइएगा मैम, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज योर नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब पता है क्या है? मान लो कोई न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में, यानी सबसे बाहर वाले शेल में, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, यानी जो सबसे हल्के से, जो सबसे लूजली इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ है, उसको निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज द रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी, it is the energy required to remove the loosely bound electron, the loosely bound electron of outermost shell यानी हम बोल सकते हैं कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, या सिंपली हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन यूनिट्स। क्या यूनिट है भाई, यूनिट बता दो जरा मैम। यूनिट हमारे पास होंगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये पर्टिकुलरली हमारे पास में रहती है यूनिट। तो जो हमारी यूनिट आने वाली है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस यूनिट में फाइनली हमारे पास ये लाई करती है। चलिए जी, अब हम इनके ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इनके ट्रेंड्स हमें बता दीजिए। तो अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें, अलोंग द पीरियड क्या रहता है तो बताइएगा मुझे, और उसके बाद मुझे बताइए अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तब क्या होगा। बेटा जैसा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखा था, सेम वैसा आयनाइजेशन एनर्जी का है। अभी तुम्हारे पास एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी सेम टू सेम ट्रेंड होने वाला है, यानी तुम्हारे 3 फैक्टर हुए। पहला फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा फैक्टर पहला फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीनों फैक्टर का ट्रेंड बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम, यानी यहाँ पर भी सेम टू सेम ट्रेंड जाएगा। अब मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ ट्रेंड लिख दूंगी, बाकी तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। तो अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड हम सिंपली बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बाकी पूरी थ्योरी आप एग्जाम में लिख के आइएगा। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट पूरा लिख देती हूँ कि जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। लेकिन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैम यहाँ पर आकर के डिक्रीज हो जाएगी। ये तुम्हारे पास में ट्रेंड हो गया, और आई थिंक ये ट्रेंड तुम्हें बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से बता दो क्या समझ में आ रहा है आपको ये, राइट। अक्रॉस अ पीरियड बेसिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। ठीक, ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बातें हो गई। अब तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
अब हमें ये बताइए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। देखो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी में किसी भी न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही थी। यहाँ पे ये होता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालना होता है, उसमें जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं द एनर्जी released on adding an electron in the outermost shell of any electron is called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बिल्कुल सेम है जैसा मैंने तुमको बोला था। अब बता दो अगर मुझे डाउन द ग्रुप जाना है तो क्या ट्रेंड होगा? बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा, जो अभी हमने दो ट्रेंड पढ़े बिल्कुल सेम। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा। हालांकि अपने एग्जाम में तुम्हें ये बहुत डिटेल में लिख के आना पड़ेगा एक एक बारी, हर बारी। मैं इतना डिटेल में नहीं लिखवा रही हूँ, मैं सिर्फ एक बार समझा रही हूँ, थ्योरी आप खुद लिखोगे। बताइए क्या होगा इसमें ट्रेंड, जल्दी जल्दी से। क्योंकि हमारे पास पीरियड में क्या होता है मैम, हमें बहुत अच्छे से पता है कि एटम क्या करता है, एटम वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। एटम को क्या चाहिए मैम, एटम को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की भूख यानी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे तुम्हारी टेंडेंसी बढ़ेगी तुम्हारी एफिनिटी पे क्या इंपैक्ट होने लगेगा मैम, जो हमारी एफिनिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी सिंपली हम बोल सकते हैं एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर तुम टॉप टू बॉटम जाते जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तब उस केस में जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो सिंपली डिक्रीज कर जाएगी। इतनी बात समझ में आई, राइट? तो ये हमारे पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, अलोंग द पीरियड क्या होगा, इसका इंक्रीमेंट हो चुका होगा। ये हमारे पास तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गई। अब हम फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं। चौथी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारे पास में एटॉमिक रेडियस। अब मुझे ये बताइए ये एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक रेडियस? जल्दी जल्दी से मुझे आंसर दे दो, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। देखो बेटा अगर हम इसके बारे में बात करें तो किसी भी एटम की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, है ना। मान लो ये हमारे पास में कोई न्यूक्लियस है और ये एटम है। अब इस एटम से न्यूक्लियस की जितनी भी डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको आप एटॉमिक रेडियस बोलते हो। तो इसकी थ्योरी आप लोग खुद से मेंशन कर लीजिएगा। हम इसके ट्रेंड पे मूव ऑन करते हैं। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाओगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। आप लिखिएगा it increases on going left to right in a period। यानी अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा मैम, सिंपली जो आपकी एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। एक मिनट, इंक्रीजेस नहीं होता है, डिक्रीजेस। जस्ट अ मिनट, माय बैड, यहाँ पे इंक्रीजेस नहीं होके डिक्रीजेस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इट विल ऑलवेज डिक्रीज ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ऐसा क्यों, क्योंकि मैम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होने लगता है, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होने लगता है। दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। ये बातें आपको समझनी है। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। और जैसे जैसे तुम्हारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने लगते हैं वैसे वैसे क्या हो जाएगा मैम, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने लग जाएंगे हमारी जो बेसिकली एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज करने लग जाएगी। आप सिंपली लिख सकते हो एटॉमिक रेडियस, सिंपली आप मेंशन करिएगा
दैट एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो जाएगी मैम, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। गॉट इट। तो ये हमारे पास में कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, उनके ट्रेंड्स के साथ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी रह गई होगी तो आप लोग उसको अपने आप से ऐड ऑन करिएगा, और अगर आपको नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसको आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये था हमारा पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2, जिसका लाइन से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर अप की हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसके शॉर्ट क्वेश्चन से। अब आपके देखो इतने सारे हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने फाइनली क्या किया था, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग फाइनली आए थे लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो ये पूरी की पूरी सीरीज में आपका यूनिट 2 खत्म हो गई है। यूनिट 2 के मैंने कुछ ऐसे सवाल कराए हैं जो तुम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। हालांकि ये काफी कम क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिनके 100% चांसेस है आने के। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी सभी यूनिट्स कराने के बाद एक और बार बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर फिर से आ जाऊंगी, जिसमें हम अगेन ये सीरीज बेसिकली स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसा भी हो आप इस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, एंड अपना प्यार जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली यूनिट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।